आइए जाओ ग्राफ में दुकान। अर्श मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी तो थी कल। हाँ बच्चों, ये कर लिया आप लोगों ने अभी कि नहीं किया? बाकी लोग? चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर बताओ मुझे। एक्सरसाइज 0 बच्चों। ए पार्ट। एनी डाउट? और 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है, उसमें एक तो आपको वो के एक्स वाली टर्म नहीं दी हुई, डजेंट मैटर। ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में है दो साइन की टर्म्स। ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे? मतलब इट इज लाइक सम कांस्टेंट इनटू साइन ए साइन बी, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वो टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको प्लस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। प्रोडक्ट डज नॉट मेक एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, प्लस साइन से सिग्निफिकेंस बन जाएगी। प्लस से क्या मीनिंग बन जाएगा बच्चों? मतलब प्लस में कुछ ऐसा आ जाएगा ना, साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी। तो प्लस का मतलब बन जाएगा सुपरपोजिशन। यस। तो मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स चल रही हैं, तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो वो मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग आएगी? जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी, राइट? तो जैसे हम सीधा ही देख सकते हैं कि जैसे साइन ए साइन बी है, जब इस पर रिजल्ट लगाओगे तो एक साइन ए प्लस बी वाला बनेगा, है ना? तो वो जो 9 वाली टर्म बनेगी, उससे मैक्सिमम आएगी। मेड वाले बच्चों, आपको भी क्लियर है ना ये बात? 9th क्वेश्चन में क्या करना था? इसलिए आपको कहा है कि 1 सेकंड में इतनी बार जीरो हो रही है ना? तो अगर हम सोचें कि एक साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बार जीरो होती है? 2 बार, करेक्ट? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स बेसिकली इसके हाफ हो जाएंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर इसके आगे तो हो ही जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों 9th क्वेश्चन? बी पार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉमन है ना? मतलब एकदम गलती हो जाती है, प्लीज ध्यान रखना, राइट? फिर आप जब इक्वेशन से करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो डबल नहीं होता सीधा सीधा, राइट?
क्योंकि एक कांस्टेंट भी फंसा हुआ है बीच में। हम ये नहीं कह सकते ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो कांस्टेंट भी है ना बीच में बचाओ, ख्याल है? यही सेम बात मैंने आपको वहां भी समझाई थी, थर्मो में। ठीक है ना, वहां भी हमें ध्यान रखना होता है। 6th क्वेश्चन बचाओ। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया हुआ है हमने ग्राफ। तो इसमें बच्चों क्या है, मतलब उन्होंने दिखा दिया, बट आप ये समझ रहे होगे कि ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज इरेलेवेंट। नेगेटिव मतलब रादर गलत ही है। नेगेटिव में तो आप फ्रीक्वेंसी दिखा ही नहीं सकते, है ना? मतलब वो डॉटेड लाइन हो सकती थी, जस्ट टू शो कि उसका इंटरसेप्ट क्या बनना था, बट वैसे नहीं दिखा सकते थे। ये समझ रहे हो बात बच्चों? और फिर हो जाएगा क्वेश्चन तो आई थिंक सीधा ही है ना, इक्वेशन से कंपेयर करके। आगे। डन बच्चों। सबको बच्चों ये फिनोमेना समझ आ गया? आपने देख लिया कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? ओके। चलो बच्चों, एक खुल गया बाई चांस, ये नोट करना बच्चों। ये एक ना रोटेशनल का है क्वेश्चन। मतलब जस्ट बाई चांस मुझे किसी ने भेजा था, मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया, बट मुझे अच्छा लग रहा था। नॉन मेड स्टूडेंट्स नोट कर लो फटाफट, ट्राई कर लेना इसको। इसमें क्या है कि रिंग का मास 2m है। रिंग के टॉप पे आप देखो बच्चों, एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास m है। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज 1 भी थी, हाँ। कर रहे हैं। 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब एक तो ट्रैक है, फिक्स्ड ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल आर। उसके ऊपर एक रिंग रखी हुई है, रेडियस स्मॉल आर एंड मास 2m। और रिंग के टॉप पे एक मास m लगा हुआ है। कर लिया नोट बच्चों? नहीं गुरसाहिल, वैसी कोई कंडीशन नहीं। वही तो निकालना है रादर आपको। एक्सरसाइज 1 ए पार्ट बच्चों। बी पार्ट। साहिल, क्या गलती कर रहे हो? बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी तो थ्रेशोल्ड से ही कम हो गई।
सेकंड क्वेश्चन, stopping potential for photoelectrons does not depend upon intensity of incident light, nature of stopping electrode, distance between photocathode and the stopping electrode, all of the above. तो वी नो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों वो तो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है ना, वो क्या है, दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, राइट? तो इसका डी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, frequency and intensity of light source are both doubled, consider the following statements। तो अगेन बच्चों हम इंटेंसिटी वही अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाली, ठीक है? तो अगर वो डबल कर दिए तो जो सोचो जो ये जो फोटो करंट है वो डबल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गई एंड बी भी गलत है, बिकॉज वी नो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, है ना? तो दोनों ही फॉल्स हो गए। अंडरस्टूड? नहीं नहीं, वही जो मैंने कहा था, इंटेंसिटी जब लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। 16th क्वेश्चन बच्चों, मतलब ऑफ कोर्स वैसे हो गया होगा आपका, बट आप एक बात समझ रहे होगे कि ये साइन नहीं आना चाहिए, है ना? जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में साइन नहीं आता। वैसे बच्चों इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है? -4। तो वो उस तरह भी गलत हो गया ना, कि अगर हम मान लेते 1 मिनट के लिए वो सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर मैक्सिमम कह रहे हैं हम, तो फिर तो पोटेंशियल तो साइन के साथ देखते हैं, तो फिर आंसर -2 होना चाहिए था, अगर साइन लेना ही था तो, है ना? बिना साइन के लिया है इसीलिए 4 वोल्ट आंसर आ रहा है। ओके, चलो बढ़े आगे बच्चों, डी ब्रॉगली। ओके, तो सबको बच्चों वो बात समझ आ गई थी जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, कि कैसे एक पार्टिकल के साथ वेव नेचर एसोसिएट हो जाती है? तब मुझे बताओगे कि ये जो मैंने शो किया है यहाँ पे क्या फ्लॉ है? फ्लॉ है इलेक्ट्रॉन को इटसेल्फ दिखाना, ठीक है ना? हम इलेक्ट्रॉन को दिखा ही नहीं सकते, या उसका पाथ ऐसे डॉटेड लाइन दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा होता। वी कैन नॉट स्पेसिफाई द पोजीशन और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? हम एक रीजन की बात करते हैं जहां पे वो पाया जा सकता है, हम उसकी पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर ही नहीं सकते। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों?
सबको ये बात समझ आ गई कि वेव किस चीज की बनती है? जो वेव होती है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की होती है। आपको ख्याल होगा कि जो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, उसमें भी जो वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है ना कुछ। मतलब जो आप से जो सॉल्यूशंस निकालते हो, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो बेसिकली क्या है? ऐसे रीजन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये थोड़ा सा बच्चों नोट कर लेते हैं। ये बच्चों वही चीजें लिखी हैं हमने, है ना, जो अभी हम समझ रहे थे। तो मुझे बता देना जब लिख लो।
ठीक है जी, ये बात बच्चों सबको क्लियर हो गई? ठीक है, इसकी हमें कोई फर्दर डिटेल में नहीं जाना बच्चों कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है और क्या कुछ, बस बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है जी, ओके। तो ये जो वेव होती है बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ आती है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, या फिर एच बाय पी, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत ही सिंपल आया है, बट जो पीछे की थ्योरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे ये निकल के आया। तो इसमें बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनमें ना सिर्फ एक ध्यान रखना होता है, जो अभी हम समझेंगे, कि जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हम ना जान के दो केस ले लेते हैं, एक है फोटॉन और एक है अदर पार्टिकल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कई बार इनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों के मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ एक सेकंड। हम्म, तो बच्चों फोटॉन के केस में हम जो लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा को एच बाई पी लिख सकते हैं हम, बट हम उसको एच बाई एम वी नहीं लिखते। ठीक है, वो क्यों? ये फोटोन का हम मोमेंटम की बात तो कर सकते हैं, बट फोटोन के हम इंडिविजुअली मास या वेलोसिटी की बात नहीं करते। ठीक है ना, वेलोसिटी की तो हम फिर बात कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हो गई, बट हम फोटोन के मास की बात नहीं करते। और ये किस तरह का मास हो गया? डायनामिक मास, क्योंकि मूविंग है वो। ठीक है ना, तो इसलिए वी डोंट राइट लैम्डा ऑफ फोटोन एज एच बाय एम वी जस्ट राइट इट एज एच बाय पी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, फोटोन की एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? एज एच सी बाय लैम्डा, राइट। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो एच बाय पी है, और वो इक्वल टू एच सी बाय ई हो गया। तो एक ना इसका धक्के से वाला प्रूफ होता है, ठीक है, जो शायद आपने कहीं पढ़ा या देखा हो, बट हम उसको कभी यूज नहीं करते। ठीक है, वो प्रूफ ही होता है कि हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और उसी को लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देते हैं लैम्डा आ गया एच बाय एम सी, और हम कहते हैं कि हाँ जी, इसी को जनरलाइज कर देते हैं कि फोटोन के लिए तो ये सी था, किसी और पार्टिकल के लिए एच बाय एम वी था, राइट। ये मतलब
बच्चों बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? जो हम कहते हैं एम सी स्क्वायर, बच्चों ये क्या चीज होती है व्हेन वी राइट ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर? ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो ये बता रहा होता है कि जब कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और वहां जो मास एम होता है वो तो मतलब रेस्ट मास होता है, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं। तो ये जो सारा बनता है बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल ही धक्के से की हुई चीज है। इसको मतलब एब्सोल्युटली कहीं पर भी हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। ओके। ये फोटोन वाला केस समझ आ गया बच्चों सबको, कैसे लिखा है? अब बच्चों ऐसे ही जब हम दूसरे पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं, अब मैं सीधा ही दिखा देता हूँ आपको सिंगल पेज पे, सो दैट यू कैन कंपेयर ऑल्सो। दूसरे पार्टिकल के लिए हम लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दूसरे पार्टिकल की हम एनर्जी लिखते हैं बच्चों, वो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। किसी दूसरे पार्टिकल की एनर्जी को आप एज एच वी बाय लैम्डा नहीं लिख सकते, कि जैसे फोटोन की एनर्जी लिखते हैं हम एच सी बाय लैम्डा, ऐसे दूसरे पार्टिकल की एनर्जी को लिख दिया एच वी बाय लैम्डा। ठीक है, ये गलती हो जाती है। आपको क्वेश्चंस में भी जान के ना कुछ हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है जहां कंपेयर करना होता है फोटोन और दूसरे पार्टिकल को। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि फोटोन की एनर्जी और किसी और पार्टिकल की एनर्जी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, फोटोन की एनर्जी को हम एच सी बाय लैम्डा से ही लिख सकते हैं, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, 99% क्वेश्चंस, वो क्या होता है उनमें आपको ई दिया होता है और लैम्डा कंपेयर करने को बोला जाता है। ठीक है, तो बस याद रखने वाली बात यह है कि ई का एक्सप्रेशन दोनों के लिए अलग अलग है। ये सबको बच्चों कंपैरिजन समझ आ रहा है बिल्कुल? क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखना है, ठीक है। एक दो बच्चों इसके हम केसेस बना लेते हैं कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कई बार ऐसे दिया होता है कि चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस वी से आ रहा है, तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या हो गई, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब आप वही लैम्डा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। बेसिकली हमने क्या किया है, बस ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है राइट साइड पे, ई को क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, थोड़ा वी को मैंने अजीब सा लिखा है ताकि आप वी को स्पीड से ना कंफ्यूज कर दो। तो बच्चों आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि जहां पर भी हमने कभी किसी पार्टिकल के ऊपर, मतलब हमें क्वेश्चन में कोई पार्टिकल दिया है और सिचुएशन कोई वेव वाली दी है जहां पे मतलब लैम्डा यूज होना है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, है ना, चाहे वो डिफ्रैक्शन का केस था, चाहे वो रिजॉल्विंग पावर का केस था, तो वहां पे लैम्डा कैसे निकल आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। एक दो केसेस बच्चों और हैं, जैसे हम लेते हैं न्यूट्रल या फिर गैसियस पार्टिकल्स अगर हों। ठीक है, क्लास 11 से याद करो उनकी एनर्जी हम कैसे लिखते थे केटीजी में?
क्या रिलेशन होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस। तो E इज इक्वल टू जो 3/2 kT नहीं होता था? मतलब जो VRMS होती थी, वो आपकी √3 RT/m होती थी बच्चों। याद है? देखो, उसको पुट करके लैम्डा का ये रिजल्ट बनता है। एक ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला में स्मॉल m लिखा है, मतलब मास ऑफ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल। ऊपर वाले फॉर्मूला में कैपिटल M है, मास ऑफ मोल। हाँ जी बच्चों, ये रिजल्ट आ गया। लैम्डा इक्वल टू H/mv। ये बन जाता है, देखना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, है ना, R को लिख दिया K इंटू एन ए। व्हाट इज स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास। वो कट गया, तो √3 m kT बन गया बच्चों। देखो, समझ आ गया बच्चों? तो बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो वही है बच्चों, है ना। सब आपको अलग अलग केसेस आ सकते हैं जिसमें कि आपको वो निकालना हो। तो दो केसेस चलते हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला होता है और एक ये टेम्परेचर वाला होता है। ये बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करना। बहुत सिंपल सा है, यस नो आंसर।
बोलो बच्चों, बिल्कुल सीधा ही है। नथिंग ग्रेट। लैम्डा क्या होगा? एच बाई पी। पी सेम है। राइट। ओके, तो इसका आंसर ही ऐसा आएगा। कुछ भी, वेरी सिंपल। इसका उल्टा बच्चों। इसका आंसर बताओ, यस नो। ठीक है हर्ष। वरुण ठीक है। बताओ बच्चों फटाफट। इतना तो कुछ है नहीं इसमें कैलकुलेट करने वाला। तो इसका आंसर बच्चों नो आ जाएगा, है ना? क्यों? बिकॉज वही पुरानी बात, है ना? एनर्जी एंड मोमेंटम आर रिलेटेड, बट लेट्स रिमेंबर वन इज अ स्केलर, वन इज अ वेक्टर। तो इवन दो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होगा, बट डायरेक्शन के बारे में तो आप कुछ नहीं कमेंट कर सकते। राइट। तो मतलब थोड़ा सा हम कर देते हैं क्वेश्चन को और ठीक कर दो, कैसे लिख देते हैं, विल दे हैव इक्वल मोमेंटम ऑलवेज, है ना? क्योंकि हो भी सकता था कि एक पर्टिकुलर केस में हो जाए, और नहीं भी हो सकता। राइट। क्लियर बच्चों? बोलो भाई। ठीक है, तो ये बच्चों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, डी ब्रॉगली। जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो जैसे मैंने आपको बताया था, वो यही एक सिंगल पॉइंट है स्टार वाला, जिसका ध्यान रखना है कि दोनों पार्टिकल्स की अलग होती है। ठीक है, बाकी जगह तो वो जो ऐसा होता है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में पूछ भी लेंगे तो बस वो जबरदस्ती लगवाएंगे, राइट? कि कंसेप्ट मान लो पूरा, मान लो कोलिजन दे दिया पूरा। ठीक है, अब कोलिजन में एंड में वेलोसिटी पूछने की जगह डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ली, तो आपको पूरा सॉल्व तो यही मोमेंटम वगैरह लगा के करना पड़ेगा। बस कन्वर्ट कर दोगे आप उसको इस फॉर्मूलाज पे। क्लियर बच्चों? ओके, अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ, विच इज नाउ एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, ये अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक था सरफेस वाला जो मैंने आपको समझाया था। अब हम बच्चों एटम की बात करेंगे। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज फेयरली सिमिलर टू केमिस्ट्री। ठीक है, ये बच्चों चैप्टर भी मैं आपको जैसे बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि जैसे ये जो सिंगल मॉड्यूल है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चंस
हर एग्जाम में आने हैं, मेंस में, नीट में, आईआईटी में, ठीक है। और वो फिजिक्स में तो आने ही आने हैं, साथ में केमिस्ट्री में भी आने हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन। तो इसलिए इस चैप्टर की वेटेज बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है, और वेरिएशन है नहीं कुछ, मतलब सारे स्टैंडर्ड से केसेस हैं जो आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों आते हैं केमिस्ट्री, एटॉमिक फिजिक्स, जहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले याद करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट वेरियस थ्योरीज, है ना, जो किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, फिर उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट। तो हमें उन थ्योरीज की बात नहीं करनी होती फिजिक्स में, ठीक है। हम सिर्फ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद वो जो रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें भी एक बिल्कुल सिंपल सा मतलब केस, कि जब हम कहते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल को हमने इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया, राइट बच्चों, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो अगर अल्फा पार्टिकल का मास हम m मान लें तो उसका चार्ज +2e हो गया। मान लो उसकी स्पीड v0 है। तो बच्चों न्यूक्लियस का जो चार्ज हो गया वो Ze हो गया, राइट, अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है। डिस्टेंस d हो गया बच्चों। तो बच्चों मुझे बताओ कि हाउ कैन वी फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? अज्यूमिंग मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है सारा कुछ। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो हम लिख देंगे ½ m1, पहले काइनेटिक है बाद में पोटेंशियल हो गई, तो इससे आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। बच्चों 1 मिनट के लिए, मतलब ये तो रिजल्ट तब आता है जब हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे अज्यूम करते हैं, राइट। मान लो न्यूक्लियस भी मूव कर सकता हो, फिर क्या करेंगे? टू बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल फोर्स, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एक्स्ट्रा क्या कंडीशन लग जाएगी? क्लोजेस्ट अप्रोच की क्या कंडीशन होती है बच्चों? वी रेल जीरो, राइट। तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बाद में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम भी कंजर्व कर देंगे, राइट। तो एक कंडीशन मोमेंटम की, जिसमें हम ये लिख देंगे कि बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम है, और दूसरी कंडीशन एनर्जी की। बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम डायरेक्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल में बच्चों क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, अगर हम देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों मुझे ये बताओ कि बोहर्स मॉडल अप्लाई कहाँ पे होता है? क्या उसको हम हर टाइप ऑफ एटम पे अप्लाई कर सकते हैं? द मेन कंडीशन इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, राइट, मतलब जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारी जितनी थ्योरी है वो सारी इस पे बेस्ड है कि जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, राइट। फिर बच्चों और क्या होते हैं इसके फर्दर पोस्टुलेट्स बोहर्स थ्योरी के, क्या मानते हैं हम उसमें? याद करके बताओ मुझे।
सर्कुलर ऑर्बिट, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। आगे, इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ही घूम सकता है। बिल्कुल। और एंगुलर मोमेंटम की क्या कंडीशन होती है? मतलब कि हम ये मानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, राइट? वो कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो ये सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, नोन एज ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी, और हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो आप बच्चों ये तो समझ सकते हो ना कि ये एंगुलर मोमेंटम हम किसका लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं। और किसके अबाउट लिख रहे हैं? न्यूक्लियस के अबाउट, राइट? एंड हम यहाँ पे, वैसे तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म्स आती हैं, कि एक तो एम आर सी एम वी सी एम और एक आई सी एम ओमेगा आती है। बट हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का खुद का आई सी एम है वो नेग्लिजिबल है, राइट? तो इसलिए वो टर्म नहीं आई, सिर्फ एम वी आर की टर्म ही आई। मतलब इन चार पॉइंट्स में कोई भी कंफ्यूजन? नहीं, बोहर्स मॉडल डज नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है कि नहीं करता। ठीक है, बोहर को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट था बच्चों। बट आपको केमिस्ट्री से ये पता है ना, जो आप वो पढ़ते हो कुछ, क्या होता है वो, तो बच्चों वो नंबर्स नहीं होते जिसमें वो प्लस हाफ माइनस हाफ होता है कुछ, वो क्या होता है? एस की वैल्यू होती है शायद, पता नहीं क्या होता है वो। हाँ, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, है ना? दैट हैज गॉट समथिंग टू डू विद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट बट बोहर में उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? बोहर तो यही मान रहा है कि बस इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट वहां से जो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट। ठीक है ना? बच्चों एनी आइडिया ये रिजल्ट कैसे बना, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, इतना अजीब सा? मतलब कहाँ एम वी आर मैकेनिक्स, कहाँ एच आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट? नहीं करण, उससे तो नहीं आएगा ये। मतलब वो सेपरेट कंडीशन है बट। हाँ हाँ, तो देखो जो क्या होता है इसमें बच्चों, जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं ना, ये थोड़े से कई सारे चैप्टर्स का मिक्स मैच सा है। हम मानते हैं बच्चों कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, ठीक है? तो हम उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन की मान लो हमें स्पीड पता है v, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों निकाल सकते हैं हम, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। तो
हम बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पूरी ऑर्बिट के अंदर पाथ बनेगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए बच्चों। आप ये मानते हो? हम लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट के अंदर तो कोई ऐसा कोई वो नहीं होनी चाहिए ना, प्रेफरेंस। तो उससे ये निकल के आता है बच्चों कि ये ऑर्बिट के अंदर पूरी कंप्लीट वेव बननी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2.5 वेव्स बन जाएं या 2.75 वेव्स बन जाएं, पूरी वेव्स बननी चाहिए। अगर हमें पूरी वेव्स बनानी है बच्चों तो उसकी कंडीशन क्या होगी? 2 πr = n लैम्डा, इजंट इट? और अब लैम्डा को आप लिख दोगे एज h/mv। तो वहां से ये रिजल्ट बन जाता है बच्चों कि mvr = nh/2 पाई। ठीक है, तो हमने मतलब कई सारे चैप्टर्स को मिक्स कर दिया। स्टैंडिंग वेव्स, रोटेशनल, डी ब्रॉगली, उनसे निकल के आता है। क्या बच्चों ये बात समझ आती है? यहाँ पे बच्चों एक बात ये कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है कि विच इज मोर फंडामेंटल, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस है ये आना, या इसका कॉन्सिक्वेंस है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो गया। ठीक है, ये चीज को हम अपने लेवल पे कमेंट नहीं कर सकते। हम बच्चों देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन हम दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, हम कई जगह पे ये भी लगा देते हैं सीधा कि एंगुलर मोमेंटम, जहां पे हम उतना सोच ही ना पाए स्टैंडिंग वेव्स वगैरह का, वहां पे हम एंगुलर मोमेंटम लगा देते हैं। ठीक है, और जहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही हो जो वेव्स के सिमिलर हो, वहां पे हम डी ब्रॉगली भी लगा देते हैं। ठीक है, बट ये दूसरे वाला, ये वाला जो रिजल्ट है डी ब्रॉगली वाला, मतलब ये वेव्स वाला, ये भी आपको आना चाहिए। हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, बट आपको आना चाहिए। बच्चों एक बात और, समहाउ ऐसा है कि इस चैप्टर में मेरी प्रिडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट रही है पिछले 2-3 साल से। ठीक है, तो मैं मतलब जिस चीज को बोलूं कि वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको आप असली में बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, मतलब ऑल एग्जाम्स आई हैव बीन वेरी एक्यूरेट। तो जैसे बच्चों इसका एक मैं सिंपल सी वेरिएशन अगर बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं आपको कहता कि एक हाइपोथेटिकल केस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एक स्क्वायर में मूव कर रहा है ऑफ साइड ए। तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन बनाओगे बच्चों? तो जैसे ऊपर बनाई थी उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा? इग्नोर द फैक्ट कि हाँ टर्न करने पे कुछ हो रहा है या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, 4a = n लैम्डा। तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा कि mva = nh/4। तो वेरिएशंस लाइक दिस।
आया समझ बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों एक और वेरिएशन की बात करते हैं, इसको सोच के बताना मुझे। मान लो आपको कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दो वॉल्स के बीच में मूव कर सकता है। ठीक है, दो वॉल्स, उनके बीच में सेपरेशन एल है। ठीक है, रिजिड वॉल्स। यहां पे क्या कंडीशन बनाओगे बच्चों, बहुत ध्यान से सोचना। वेव्स चैप्टर को याद करो। तो वेव्स नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, है ना, क्लास 12th में। ज्यादा ही याद करवाया मैंने तुम्हें। यहाँ पे वो कंप्लीट वेव वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा, सोचो। मतलब ये वाले क्वेश्चन। हाँ, करंट ठीक है। तो जो वेव्स में ऐसा कहा था, दो दीवारें, और वहां पे क्या कंडीशन बनाई थी हमने? मैंने आपको कहा था ना कि वेव्स का कोई भी कंसेप्ट हो, उसमें बस सीधा जो पार्टिकल है उसकी डी ब्रॉगली लगा के कर दो। तो उस हिसाब से कुछ सोचो।
तो बच्चों, वेव्स का कंसेप्ट। तो देखो, आपने सोचना कैसे है, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को वेव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वेव में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? डी ब्रॉगली से। मानते हो? अब ये सोचो फर्दर, जब दो फिक्स्ड एंड्स के बीच में वेव होती है, वो कैसी वेव होती है बच्चों? स्टैंडिंग वेव। याद करो, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना? तो स्टैंडिंग वेव की क्या कंडीशन होती है ऐसे केस में, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में? लैम्डा इक्वल टू 2l/n, याद है? तो वही कंडीशन लगनी है, बस तो उसमें अब लैम्डा कैसे आएगा? डी ब्रॉगली वाला। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। आया समझ बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट केस, रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड कंसेप्ट, नीट में कभी नहीं आया इस पे बेस्ड, मेंस में कभी नहीं आया मेरे ख्याल से, शायद कभी अगर, मतलब मेंस में अगर आया तो शायद एक बार आया, अदरवाइज नहीं आया। एक बार आईआईटी में आया। आ गया समझ बच्चों? आपने ना वो दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल कि आप सोचो कि हाँ प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम कुछ सोच लेंगे, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको तो इंडिपेंडेंटली ही सोचना है कि पहले वेव में कन्वर्ट कर दो, और फिर वेव के ऊपर अलग से जो वेव्स के फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई कर देना। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है। अब बच्चों, हम बोहर मॉडल स्टैंडर्ड केस मानते हुए उसके अंदर हम निकालेंगे एक्सप्रेशंस वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी के। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोहर में माना, हम क्या मान रहे हैं कि भाई ऐसे एक फिक्स्ड न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मान लो किसी v स्पीड से घूम रहा है। राइट बच्चों? तो नाउ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ग्रेविटेशन बच्चों। रिलेट कर सकते हो? ग्रेविटेशन में हम कहते थे सैटेलाइट मूव कर रही है प्लैनेट के अराउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बन जाएगी कंडीशन बच्चों।
है ना। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी बन गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चों? वही एंगुलर मोमेंटम वाली जो हमने लिखी थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो हमारे दो अननोन्स थे आर एंड वी, दो इक्वेशंस आ गई। बच्चों फटाफट इनको सॉल्व करके निकालो एक्सप्रेशन फॉर वी एंड एक्सप्रेशन फॉर आर। कर लिया बच्चों? बहुत सारी टर्म्स हैं बच्चों, लिखना थोड़ा मुश्किल है ना। हो गया बच्चों? ओके। तो जब आप लिखोगे करोगे मतलब आई थिंक आपका कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बन जाएंगे वी और आर के।
राइट बच्चों? अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चों, जैसे आप आई थिंक जो मोस्टली केमिस्ट्री में करते हो, हम ऐसे याद रख लेते हैं कि Z और N के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी है, राइट? अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, तो हम ये इसके एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं। ये 0.529 × n² / z रेडियस का, और C/137 × z/n, ठीक है, जितना के एच वगैरह सबकी वैल्यूज पुट करने पर, ठीक है। तो कुछ तो आपके बच्चों सेट ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, मान लो कैलकुलेट करने वाले, जिनके लिए आप जो सबसे राइट पे लिखा हुआ है वो यूज करोगे, ठीक है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके कंपेयर करने वाले, जिसमें कि भाई एन और जेड चेंज करके उसके हिसाब से, ठीक है। जो बच्चों अनएक्सप्लोर्ड चीज है टिल नाउ, वो ये है कि देखो बाकी सारी टर्म्स भी तो हमने पढ़ी हुई है ना, जैसे ये जो मतलब के है, ई है, एम है ना, तो यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक कि भाई इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो अभी वाला चार्ज है उससे डबल हो गया, ठीक है, या मास चेंज हो गया, ठीक है, या कि कोई नया मॉडल है जहां पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ मीडियम भरा हुआ है, तो के चेंज हो गया, तो उससे वी और आर पे क्या इंपैक्ट आएगा, है ना, या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डबल है। समझ गए बच्चों? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस एज वेल, और अगर ना याद रहे तो ऊपर वाले रिजल्ट से निकाल लो ऑन द स्पॉट, है ना, वो भी कोई खास बात नहीं है। या कैसे समझ बच्चों? तो ये बच्चों V निकल गया, R निकल गया। अब यहां से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, KQ1Q2/R, है ना। तो जब आप ये V² की वैल्यू पुट करोगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बड़ा सा, हाफ m 4 π² k² z² E4/n²h², विच टर्न्स आउट टू बी, अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यही सेम बात बच्चों एनर्जी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसे ही बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। और यहाँ से टोटल एनर्जी भी निकल आएगी, ठीक है ना। तो हम ये रिलेशन देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ आ गई, और ये -13.6 आ गई।
और नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, बाउंड सिस्टम, है ना। एग्जैक्टली सेम लाइक ग्रेविटेशन। यहां तक बचाओ, कोई भी डाउट? तो बच्चों ये जो टोटल एनर्जी है, इसको हम एक कांस्टेंट की टर्म्स में भी लिख देते हैं एज, मतलब -RCH Z² / n²। मतलब इससे निकाल लो, चाहे उल्टा कह दो कि जो कांस्टेंट होता है वो ये होता है, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, राइट। और जिसकी वैल्यू 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, मतलब जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें CH Z² n² को छोड़ के जो कुछ भी बचा ना, उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या किया हुआ है, मतलब आप देख सकते हो कि जो k है उसको 1/4πε0 सब्सटीट्यूट करके जो बना वो लिख दिया। क्या बच्चों समझ आया क्वेश्चन? इस पे बेस्ड बच्चों, मतलब बच्चों अगर आपने रियलाइज किया हो, हमने किया क्या है कि हमें एक सिचुएशन की कंडीशंस दे दी कि भाई ऐसे ऐसे मानो कि बॉडी ऐसे घूम रही है, ये कंडीशन उसकी एंगुलर मोमेंटम की है एंड सो ऑन, और उसके हिसाब से हमने सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। जो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि किसी कंडीशन के अंदर कुछ चेंज कर दिया जाए और फिर आपसे सारी डेरिवेशन दोबारा करवा ली जाए, ठीक है।
मतलब एक तो आसान क्वेश्चन तो ये हो गया कि बस एन और जेड चेंज करके काम चला दिया जाए। उससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि जहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं बस उनकी वैल्यूज चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए। और उससे भी मुश्किल केस क्या है कि जहाँ पे आपसे डेरिवेशन ही पूरी की पूरी दोबारा करवा ली जाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे कह दिया जाए, एंड बच्चों उसकी ना ज्यादा सेंस इसलिए बनती है वेरिएशंस क्रिएट करने की, क्योंकि हमें ये पता है ना बच्चों की थ्योरीज तो बहुत सारी हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। बोहर की भी एक थ्योरी है बस है ना, जो दिख रहा था कि मोस्ट ऑफ द हमारी ऑब्जर्वेशंस को सॉल्व कर रही थी। फाइनली तो बोहर के बाद भी दूसरा आई गया ना श्रोडिंगर वाला। बोहर तो मतलब उसके ऊपर तो दूसरा ये जो आप करते हो, वो जो ऑर्बिटल्स वाला कंसेप्ट वो है ही फर्दर है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो एग्जामिनर को क्या करना है, बस कहना है कि हाँ जी एक नई थ्योरी के हिसाब से ऐसा है, आप बताओ क्या एक्सप्रेशंस बनेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो मैं बस ऐसे कर दूं, मैं कहूं कि भाई जो फोर्स है वो फोर्स अब 1/r² की जगह r⁵ के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सारे एक्सप्रेशंस दोबारा निकालो। करो ट्राई बच्चों। तो जो बहुत सारी टर्म्स आएंगी इसमें है ना, तो बस मतलब टाइप मत करना। आप अभी मुझे कोई एक टर्म निकाल के दिखा दो, चलो मतलब रेडियस निकाल के दिखा दो लेट्स से।
मतलब आप एक तरीके से करोगे बच्चों को, बड़ा आसान हो जाता है वैसे। इतनी टर्म्स मैं नहीं देख पाऊंगा, किसी से आप ही देखो। मेरे ख्याल बच्चों ये नॉर्मल रेडियस का स्क्वायर आ जाता है ना, जो पहले वाला केस था। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करना, ठीक है। ये सबने करना है पक्का। आपने इसको नहीं मतलब जो मतलब वी निकालना है और जो एनर्जी निकालना है, जो बचा हुआ है ना, वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी बच्चों आप होमवर्क में आप इसका अ, आप एक्सरसाइज 01 का सी और डी पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है। और इसकी 3A भी स्टार्ट कर दो, ए बी पार्ट। इस वीक बच्चों सैटरडे को ना हम क्लास रख के मतलब थोड़ी सी डिस्कशंस खत्म कर लेंगे अपनी पुरानी जो है। ठीक है। अच्छा टेस्ट भी तो है सैटरडे। चलो वो डिसाइड कर लेंगे, बट करते जाओ कंप्लीट, ठीक है, जो जो होता है। मेड वाले स्टूडेंट्स प्रेफरेबली आप भी करना, ठीक है, 3 A इसकी। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।